मैं रोशन तिवारी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूं। वैसे तो आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, यदि नहीं किए हैं तो जितना जल्दी हो सके आप हमारे YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्याय 6 जैव प्रक्रम कक्षा 10 का विज्ञान का है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, याद रखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। तो उसका महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे अभ्यास के बीच में जो प्रश्न दिया जाता है उसको देखेंगे। तो अभ्यास के बीच में पेज नंबर 100 में जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर देख रहे हैं और भी देखेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें आपका, जैव प्रक्रम में हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अब विसरण है क्या, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों में विसरण ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, ऐसा क्यों। हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीवों की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है, यानी एक कोशिकीय जीव होता है वो पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए तथा व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती, परंतु बहुकोशिकीय जीवों के सभी कोशिकाएं आपस में आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह सकती है। अतः साधारण विसरण बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते। इसका प्रमुख कारण आप लोग समझ गए होंगे कि वो एक कोशिकीय जीव जो होता है एक कोशिका से बना होता है और वह पर्यावरण से पूरी तरह से वो पर्यावरण के संपर्क में रहता है, इसीलिए उसको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जबकि बहुकोशिकीय पूर्ण रूपेण जो है पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहता है, जिसके कारण कि इसे क्या होती है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि विसरण की प्रक्रिया उसके लिए पर्याप्त नहीं है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 2 है आपका, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई सजीव है या कोई निर्जीव है, कैसे आप बताइएगा। कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, इसके निर्धारण के लिए कई मापदंडों का उपयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि सजीवों में समय के अनुसार उसमें वृद्धि होती है, प्रजनन होता है एवं श्वसन की क्रिया निरंतर होती है। सजीवों के शरीर के अंदर आणविक गतियाँ लगातार होती रहती है, चाहे वह बाह्य रूप से स्थिर हो या शांत हो, यानी कि सजीव बाहर से शांत हो लेकिन अंदर से कोई ना कोई गति होते रहेगा। और खास करके वृद्धि, प्रजनन और श्वसन की क्रियाएं यदि हो रही है तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। तीसरा नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि ये जो हम जानते हैं कि जीवों को किसी जीव द्वारा किन किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। किसी जीव को किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि जीवों को अपना जीवन यापन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रत्येक जीव विभिन्न स्रोतों से कच्ची सामग्री का उपयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है, पृथ्वी से जल लेता है और सूर्य प्रकाश लेता है। समझ में आ गया, सूर्य से प्रकाश। इस तरह से ये 3 कच्ची सामग्री है जिसकी सहायता से कच्ची सामग्री का उपयोग जीव के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। किसी भी जीव में जीवन के अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की अहम भूमिका होती है, यानी बिना ऊर्जा के जीव जीवित नहीं रह सकता। इसको याद रखिएगा, ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। इस ऊर्जा को प्रत्येक जीव अपने भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए ऊर्जा की अहम भूमिका होती है। प्रत्येक जीव जीवन जीने के लिए भोजन से जो है ऊर्जा को प्राप्त करता है। भोजन से ऊर्जा तक
निम्नलिखित प्रक्रम की आवश्यकता होती है, वो है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। इस तरह इन 4 प्रक्रियाओं के बाद शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलता है। इन सभी प्रकरणों के सम्मिलित रूप को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ये सब प्रक्रम मिल के जो क्रिया करता है इसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद पेज नंबर 111 का क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 111 में पहला प्रश्न है, स्वयंपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर था। आप जानबे करते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वह किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, स्वपोषी कहलाता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्वपोषी हो गया आपका दिया हुआ है, स्वयंपोषी पोषण उन जीवों के पोषण की प्रक्रिया है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा वही हो जाएगा स्वपोषी। ठीक है, उसके बाद देखिए, भोजन के लिए कच्चे पदार्थ जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य प्रकाश आदि का उपयोग कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधा और कुछ जीव जैसे एक कोशिकीय जीव है, और कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है। विषमपोषी हो गया, विषम पोषण उन जीवों का पोषण है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। उदाहरण के लिए मानव, पशु, पक्षी इत्यादि। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। ये पहले भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करवाए थे उसमें भी करवाए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, तो वायुमंडल से ऑक्सीजन, सूर्य प्रकाश लेता है और भूमि से जल तथा खनिज लवण लेता है। ये सब चीज़ हो गया क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रश्न तीसरा नंबर का, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, यानी अम्ल क्या कार्य करता है। हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। देखिएगा, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम से तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। समझ में आ गया? ये पेप्सिन अम्ल जो है वो क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का समय आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव आमाशय में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नाश कर देता है। इसको भी याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके माध्यम से पेप्सिन एंजाइम क्रिया करती है और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उसको मार देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो जैव उत्प्रेरकों द्वारा भोजन को पचाने एवं अवशोषण करने के लिए इसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडन करने की क्रिया को एंजाइम कहते हैं। एमिलेस, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि पाचक एंजाइम जटिल पदार्थों के कणों को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने में मदद करते हैं। ये सरल कण आसानी से रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। तो पाचक एंजाइम जैव उत्प्रेरकों द्वारा भोजन को पचाने एवं अवशोषित करने के लिए इसे छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने की क्रिया को एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एमिलेस, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि पाचक एंजाइम जटिल पदार्थों कणों को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने में मदद करता है। ये सरल कण आसानी से रक्त द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है 5वां नंबर का प्रश्न, पचे हुए भोजन। ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत कैसी अभिकल्पित किया गया है, यानी क्षुद्रांत को कैसी अभिकल्पित किया गया है, क्षुद्रांत की बनावट कैसी है। तो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत के अतिरिक्त स्तर पर अनेक अंगुली जैसी प्रवर्ध होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाती है। तो याद इसका आप पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं, इसके बारे में क्षुद्रांत का चित्र आप देख लीजिएगा, वहाँ से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, वहाँ से देख के आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद पेज नंबर 116 का प्रश्न देखें। पेज नंबर 116 में पहला प्रश्न है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। फिर से एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन को। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो देखते हैं इसका आंसर। जलीय जीव जल में घुले ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों द्वारा ग्रहण करके श्वसन की क्रिया करते हैं। जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है, इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, यानी कम होती है। इसके विपरीत स्थलीय जीवों की श्वास की क्रिया आसान तथा धीरे होती है। समझ में आ गया। यानी कि जलीय जीव जो होता है जल में घुले ऑक्सीजन को के द्वारा ही सांस लेता है, और स्थलीय जीव जो है आसानी से इसको सांस ले सकता है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन आसानी से उसको मिल जाता है। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, ग्लूकोज के ऑक्सीजन से विभिन्न जीवों में प्राप्त ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है। तो ग्लूकोज से किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है उसको देखिए। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करने की निम्नलिखित 3 विधियां होती है। ग्लूकोज कोशिका द्रव में विघटित होकर पायरुवीट वेट बनाता है, जो दोबारा यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही ऊर्जा को भी विमोचित करता है। यदि ऑक्सीजन कम होगी तो पायरुवीट का विखंडन में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा प्रदान होगा, और पायरुवीट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विखंडन होकर जल बनता है, साथ ही ऊर्जा विमोचित भी होता है। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ पर चित्र के द्वारा दर्शाया गया कि कोशिका में ग्लूकोज का है, पायरुवीट के द्वारा 3 प्रकार से होता है। एक ऑक्सीजन होता है, यीस्ट में जब होगा तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा मुक्त होगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका प्रश्न, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ही मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, परिवहन होता है। फेफड़ों में रक्त हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर संपूर्ण अंगों तक पहुंचाती है तथा ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड शोषित होकर रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाती है। फेफड़ों में कुपिकाएँ होती है जहाँ ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वायु कोष की कुपिकाएँ इस कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देती है और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। आगे है, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस यानी फेफड़े में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। तो गैसों के विनिमय के लिए मानव के फेफड़े के अंदर का भाग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और एक गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाता है। यानी कि उसका जो शरीर का यानी फेफड़े का जो संरचना होता है वो गुब्बारे के समान होता है। इस प्रकार इस क्रिया को कुपिका फुफ्फुस कहते हैं। ये कुपिकाएँ ही गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल की सतह उपलब्ध कराती है। यही जो है क्या करता है, ये गैसों के विनिमय के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है। कौन, तो कुपिकाएँ। ये जो कुपिकाएँ हैं ये इसको क्या करता है, अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध कराता है। समझ में आ गया। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर एक वीडियो हम बना के अपने YouTube चैनल पर डाल देंगे। आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।